गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है। आज जो है वो हम पॉलिटी का एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका एक लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जीके फाउंडेशन बैच के 2 लेक्चर्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज जो है हम पॉलिटी सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें जो पॉलिटी में सबसे पहले जो जो स्कोरिंग है, जिससे ज़्यादा स्कोर जो है वो पूछता है एग्जामिनर, वो है फंडामेंटल राइट्स। तो आज सबसे पहले इसको ही कवर करेंगे। सबसे पहले हमको ना इसका बेसिक पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। एग्ज़ाम्स के अलावा भी हमारी जो है वो डेली लाइफ में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। हमको पता होना चाहिए हम हमारे राइट्स क्या हैं। हमने मतलब कि उसमें सोसाइटी में रहना है तो कैसे कैसे बिहेव करना है, ठीक है, और कैसे कैसे हमको जो है वो लॉज मिले हुए हैं जिससे जो है हम और अपने आप को जरा बेटर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा और ऐसे ऐसे कौन से केसेस हैं जो जिसमें हमारी ही ज़्यादा सुनवाई हो सकती है। तो ये भी एग्ज़ाम के अलावा जो है वो हमारी लाइफ के रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो है वो सबसे पहले जो है फंडामेंटल राइट्स वो पहले 7 हुआ करते थे, बट आज के टाइम पे जो है वो एक फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 कर दिए हैं। तो कौन सा ऐसा जो राइट है वो अब जो है वो डिलीट कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, वो है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और ये याद रखना, क्योंकि पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि जिसके पास जो है वो कोई लैंड है, ठीक है, अगर सरकार ने कोई ब्रिज बनाना है, कोई रेलवे लाइन बनानी है, तो उसका वो राइट है वो उसको बेचे या ना बेचे, ठीक है। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है और उसको नीड है अब गवर्नमेंट को, तभी उसने क्या किया, इसको जो 7th फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या कर दिया, इसको लिस्ट से रिमूव कर दिया कि हाँ, कि अगर उसको नीड है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई पुल बनाना है या कुछ रेलवे लाइन भी बनानी है, तो उसके लिए वो जितना भी उस टाइम पे जितना भी उसका पैसा चल रहा है, रेट चल रहा है, उसी के हिसाब से वो लैंड परचेज कर सकता है और आपको है वो देनी ही पड़ेगी। तभी जो है इसका एक फंडामेंटल राइट है वो डिलीट हो गया है। तो स्टार्टिंग में कितने थे, तो 7 जो है वो फंडामेंटल राइट्स थे, बट अब जो है वो कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। क्लियर है। और क्या फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं? यस, सस्पेंड किए जा सकते हैं जब इंडिया में इमरजेंसी लागू होती है, स्पेशली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर होती है? जब कोई वॉर शुरू हो गया हो। सपोज करो इंडिया और चाइना का वॉर शुरू हो गया, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर शुरू हो गया और ये इंडिया में 3 बारी लग भी चुकी है नेशनल इमरजेंसी। तो उसके केस में क्या होता है, जो 2 फंडामेंटल राइट्स होते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है, ये सस्पेंड नहीं होंगे। और उसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंड किए जाते हैं। इसलिए ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है ऐसे 2 कौन से आर्टिकल्स हैं जिसको जो है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो वो 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल वो 21। क्लियर है। नेक्स्ट अब इसकी डिटेल में देखते हैं कि एक एक फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से जो है वो आर्टिकल आते हैं। तो याद रखना 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी विच इज़ आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। नेक्स्ट जो है वो है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, जिसमें जो है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक प्रेजेंट है। थर्ड फंडामेंटल राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें बेसिकली क्या होता है, हम जो है 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक के किसी भी बच्चे को किसी भी फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते, किसी भी दुकान में किसी भी तरह का कोई भी जो है वो हार्ड वर्क नहीं करवा सकते। तो ये इसमें होता है एक्सप्लॉयटेशन में। नेक्स्ट जो 4th फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपके पास पूरी आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को अपनाओ, उसका कल्चर अडॉप्ट करो, जैसे मर्जी रहो, ठीक है। ये सरकार की तरफ से एक फंडामेंटल राइट है आपको। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है 5th, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आपको पूरा राइट है, आप किसी भी इंडिया के बाहर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हो और इनफैक्ट अपना खुद का भी एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। ये आपके फंडामेंटल राइट्स है। इस पर ना ही सोसाइटी आपको जो है वो प्रेशराइज कर सकती है और ना ही जो है वो गवर्नमेंट इसको प्रेशराइज कर सकती है। 6th जो फंडामेंटल राइट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जो है बेसिकली हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब क्वेश्चन आएगा ये हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोले थे? तो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।
ने जो है वो आर्टिकल 32 में जो एक सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। क्यों? इसमें ये बताया गया है कि हमारे ऊपर जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इनमें से भी किसी एक का भी हमारे ऊपर जो है हनन किया जाता है तो हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके जो है इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। तो विच इज़ प्रेजेंट इन द आर्टिकल 32, ये याद रखना है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। साथ के साथ जो अपने वो नोट्स बनाते रहिए। PDF बेशक आपको जो है वो ऐप में मिल जाएगी, बट जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, एग्जाम्स के रेलेवेटिव फैक्ट्स होते हैं, वो आप साथ के साथ लिखते रहा करो। नेक्स्ट हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो इंस्पायर होके हमने भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ड्राइव किए थे। इसका आंसर है USA। याद रखना, USA से जो है वो हमने फंडामेंटल राइट्स गेन किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन देखो PYQs हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, लाइक SSC में पूछ रखे हैं, रेलवे में, स्टेट एग्जाम्स में। तो इसके ऊपर जो आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए PYQs के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो इसका है पार्ट 3, ये भी याद रखना। इसमें अगर रेंज पूछे तो रेंज कहाँ से है इसकी, तो 12 से लेकर 35 तक जो है इसकी रेंज होती है। सेकंड पार्ट के बारे में पूछे तो सेकंड पार्ट में जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बता रखा है। पार्ट 5 के बारे में पूछे तो यूनियन गवर्नमेंट के बारे, पार्ट 6 के बारे में पूछे तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे। तो याद होना चाहिए। पार्ट 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स पूछ रखे हैं, जो कि कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स एट प्रेजेंट हमारे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओरिजिनली हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बेसिकली यहाँ पे ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो गलत करके आते हैं, क्योंकि उसने ये पूछा है कि ओरिजिनली मतलब कि स्टार्टिंग में कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था 26 जन 1950 को हमने शुरू किया था, उस टाइम कितने थे, इसका मतलब ये है। तो उस टाइम कितने थे, 7। अगर इसकी जगह ये होता एट प्रेजेंट कितने हैं तो हम टिक करते 6, बट एक्चुअली इसका जो आंसर है वो है D, विच इज़ 7। क्लियर है? एक हम इसका क्या करते हैं, एक माइंड मैप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स का, कि कैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक है। काफ़ी अच्छी देखो PPT के साथ वो आपकी माइंड मैपिंग हो रही है। देखो सेंटर में है फंडामेंटल राइट्स, उसके साथ वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, एंड जो लास्ट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आपको इस माइंड मैप से जो है वो चीज़ें ज़्यादा याद हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 12, क्योंकि जो है फंडामेंटल राइट्स जिसका कि पार्ट क्या है 3 है, वो स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं, 12 से लेकर 35 तक। जो इसका स्टार्टिंग का आर्टिकल है ना, आर्टिकल 35, उसमें किसके बारे में बता रखा है, स्टेट के बारे में। ये याद रखना, आर्टिकल जो 12 है वो किसके साथ रिलेटेड करता है, स्टेट के साथ रिलेट करता है। ठीक है, इसकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। आर्टिकल जो 12 है, वर्ड स्टेट यूज्ड इन दिस हैज़ बीन डिराइव्ड। ठीक है, इसमें क्या बेसिकली क्या होता है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज़ है, लेजिस्लेचर है, लोकल अथॉरिटीज़ है, लोक मेज़ है, ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब एक्सेट्रा जो है इस सब में आर्टिकल जो है वो 12 में बता रखा है। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका अब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरेटरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, कानून की जो नज़रें हैं उसमें सब जो है वो बराबर होंगे, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो हायर पोजीशन पे है, चाहे वो लोअर पोजीशन है, सब जो है वो इक्वल होंगे। ये आर्टिकल 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर होंगे। जिसने जो सज़ा की है उसके अलावा मतलब उसको सबको ही एक साथ ही पनिशमेंट मिलेगी। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
तो ये जो है वो आर्टिकल 14 में डिस्क्राइब किया हुआ है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करता। ये आर्टिकल जो है वो 14 में बता रखा है। इससे पहले हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था, जिसमें जो है वो स्टेट के बारे में बता रखा था। और आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब पार्ट 3 के साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ जो वो हम एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। क्या है, कहते हैं वेयर डिड द कंसेप्ट, जो हमने अभी पढ़ा है आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर द लॉ, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, हमने ये ब्रिटेन से लिया है। अगर ये पूछे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, तो इसका आंसर है यूएसए। बट अगर वर्ड पूछे विच इज़ प्रेजेंट इन द आर्टिकल 14, तो वो कंसेप्ट जो है वो हमने ब्रिटेन से ली है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो ये यूएसए से, जहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स गेन किए हैं, वहाँ से जो है हमने ये वाला कंसेप्ट भी गेन किया। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, काफ़ी एक कलरफुल पीपीटी बना रखी है, जिसमें जो है वो आपको सबके जो है फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो रहे हैं। देखो, हर एक ओल्ड एज को पर्सन को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सबको जो है वो इक्वल है, इक्वालिटी है। इस आप पिक्चर से ये आप डिराइव कर सकते हो। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय द 5 आर्टिकल्स। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14 टू लेके आर्टिकल 18 तक। जो स्टार्टिंग है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की, वो स्टार्टिंग ही जो है वो इक्वालिटी से स्टार्ट होती है, और ख़त्म जो है वो कहाँ से होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के साथ वो फंडामेंटल राइट्स ख़त्म होते हैं। एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में क्या है। जो स्टार्टिंग भी है जो है वो इक्वालिटी से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 14 जो हमने अभी ही डिस्कस किया है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कि कानून के जो नज़रें हैं उसमें जो है सब भी बराबर है, पनिशमेंट जो है वो सबको बराबर मिलेगी। आर्टिकल 15 क्या डिस्क्राइब करता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो कास्ट है, चाहे वो रेस है, चाहे वो प्लेस ऑफ बर्थ है। मतलब कि ना वो धर्म है ना वो कास्ट है, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं कर सकती। कानून को जो है वो सामने सब है वो बराबर है। नेक्स्ट जो है इसका आर्टिकल 16 है। इसमें क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब इन गवर्नमेंट जॉब में वो सबको जो है वो इक्वालिटी मिलेगी। उसमें भी है जो वो किसी भी तरह का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कास्ट से हो चाहे वो जेंडर से हो। तो ये आर्टिकल जो है वो 16 में बताता है। नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछते ही हैं। आर्टिकल जो 17 है वो क्या होता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि हम टच के आधार से किसी के साथ जो वो भेदभाव नहीं कर सकते कि ये काला है, ये गोरा है, ये अमीर है, ये गरीब है। तो आर्टिकल 17 भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये ऐसा कोई करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो है उसके साथ जो है केस हो सकता है। आर्टिकल 18 भी इम्पोर्टेंट है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स जो एम्पायर इंडिया में स्टार्ट हुआ था उसके टाइम में क्या होता था, जो ब्रिटेन वाले हैं लाइक ब्रिटिशर्स है, वो हमारे इंडियंस को एक टाइटल देते थे। जैसे कि गांधी जी को टाइटल देता महात्मा, तभी महात्मा गांधी कहते हैं। तो ऐसे जो हैं वो आज के टाइम पे वो ख़त्म हो गए हैं। कोई भी राजा का, कोई भी किसी की तरह का जो है टाइटल अडॉप्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर लाइक किसी ने PhD कर रखी है उसके नेम के आगे डॉक्टर लग रहा होगा। अगर किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है उसके नाम के आगे इंजीनियर लग रखा होगा। और उसके अलावा मिलिट्री में पोस्टें हैं लाइक सूबेदार की पोस्टें हैं, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, उस चीज़ में वो एक्सेप्टेबल है। बट अदरवाइज़ जो है वो अपने साथ नेम के साथ वो टाइटल नहीं लगा सकता। ये सारा जो सारा था वो क्या था? इक्वालिटी के बारे में, जिसमें जो है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आता है। आई होप आपको ये वाला जो एक पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसकी जो है वो साथ के साथ जो है वो अपनी रिवीजन करते रहिए। हम जो है वो नेक्स्ट करते हैं। हमने जो है आर्टिकल अब 13 को पूरी तरह डिटेल से पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आर्टिकल 15 जो है वो किसके बारे में बताता है? तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ ग्राउंड रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि हम किसी के साथ जो है वो भेदभाव कोई भी नहीं कर सकता, ना ही वो कास्ट के बेस पे ना ही वो बर्थ के केस पे।
तो इसके भी जो है वो आर्टिकल 15 के भी आगे जो है वो सब आर्टिकल्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। आर्टिकल जो 15(1) कहता है वो क्या कहता है, शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट एंड बर्थ ऑफ प्लेस। क्लियर है। आर्टिकल 15(2) का पार्ट 2 क्या कहता है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। सेम वही चीज़ है, बस इसमें क्या हुआ है, डिसएबिलिटी और लाइबिलिटी के बारे में बता रखा है। आर्टिकल 15(2) का ए, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रिजॉर्ट्स, होटल्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि शॉप्स पे अगर तुम कोई सामान लेने जाओगे उस पे भी जो है वो आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि इसको जो है वो सामान देना और इसको सामान नहीं देना। तो ये उसके बारे में है, चाहे वो होटल्स हो चाहे वो कोई भी शॉप हो। तो आगे जो है आर्टिकल 15(2) का पार्ट बी, यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स एंड बाथिंग एड्स रोड्स। तो इसके ऊपर जो है वो सबका ही अधिकार है, रोड्स के ऊपर चलना, खूह में से पानी निकालना, इसके ऊपर भी जो एक जनरल पब्लिक का वो अधिकार है। इसके बेस पे भी वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि जो हायर कास्ट हैं वो इस रोड पे जाएंगे और जो लोअर कास्ट है वो इस रोड पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आर्टिकल 15 का 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेड प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें क्या बता रखा है कि स्टेट को चाहिए कि उस स्टेट की वो वुमेन्स हो और उसके स्टेट के वो चिल्ड्रंस हो, उसके लिए जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बनाए और स्पेशल जो है उसके लिए एक लाइक कुछ ना कुछ आरक्षण रखे, वो है इसमें 15 और 3 में बता रखा है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसके आस के पास के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं कैसे हैं। कि जैसे कि इसके साथ का क्वेश्चन देखो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम देखते हैं SC BC का रिजर्वेशन रखा होता है, तो वो किस आर्टिकल में बताता है, वो आर्टिकल जो है वो 16 का पार्ट 5 वो बताता है। याद रखना, वुमेन्स के लिए हो चाहे वो किसी के लिए हो, तो उनके लिए जो रिजर्वेशन रखा होता है SC का, BC का, EWS का, तो उन सब का रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 16 का 5 में बता रखा है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Which among the following article of Constitution of India abolish the untouchability? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी मैंने बताया था अनटचेबिलिटी, जो टच के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये किस आर्टिकल में बता रखा है, ये आर्टिकल जो 17 है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें बता रखा है। आर्टिकल 18 में क्या बता रखा है, इसमें जो है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आप जो है कोई भी उपाधि वो ग्रहण नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 18 में बता रखा है। और अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल 17 में बता रखा है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जितनी ज़्यादा लगाओगे ना उतनी तुम्हारी कंसेप्ट की क्लैरिटी होएगी, क्योंकि थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं बट उसका जो प्रैक्टिकल है ना वो उसके क्वेश्चन आंसर्स ही हैं। जितने क्वेश्चन आंसर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा तुमको क्लियर होता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार जो है इज गारंटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये किस में बता रखा है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक जो है वो एक राइट टू फ्रीडम के बारे में बता रखा है। कल हमने राइट टू फ्रीडम पढ़ा था, ठीक है, और वही सेम चीज़ है राइट टू फ्रीडम, वो किस में है 19 से 22 में, ठीक है। अब मेरे को ये बताना कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं, याद रखना, ठीक है, ये मेरे को बता देना। राइट टू फ्रीडम ये किस में, आर्टिकल 19 में। आपको किस तरीके की फ्रीडम मिल सकती है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली विदाउट आर्म्स, कि हाँ हम जो है वो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए इकट्ठे हो सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, बट विदाउट एनी आर्म्स, मतलब कि हम हथियार लेके नहीं खड़े हो सकते, ये देश के लिए जो वो खिलाफ होएगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ग्रुप बनाओ, संघ बनाओ, यूनियन बनाओ, ठीक है, इसमें बता रखा है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आपका जो मन है जिस मर्जी काम को अपनाओ, जो मर्जी करो, इसमें ये बता रखा है। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आपका जहाँ मर्जी, आप दिल्ली में रहो, गुड़गांव में रहो, केरला में रहो, जहाँ आपका मन है बट वहाँ अच्छे से रहो, ये आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। तो ये किस में आता है, राइट टू फ्रीडम में ये आता है। क्लियर है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, ये सेम चीज़ देखो, ये PPT में देख सकते हो आप। नेक्स्ट इसका साथ का ही एक क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस।
आपको जो है वो बोलने का अधिकार दिया हुआ है, ये किस में बता रखा है, तो ये आर्टिकल 19 में, उसका 1 का ए पार्ट में आपको जो वो बोलने की पूरी आज़ादी है। अगर जहाँ पे भी कुछ गलत हो रहा है आप बोल सकते हो। ये आर्टिकल 19 का पार्ट 1 का ए बता रहा है। क्लियर है। इसी के साथ का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट कवर्ड अंडर द आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन द प्रोसेक्ट ऑफ ऑफर्स। तो इसमें जो है वो क्या है, राइट टू लाइवलीहुड, मतलब क्या है, आपको जीने का अधिकार। तो आर्टिकल 20 में क्या बता रखा है, आपको जीने का अधिकार। आपका जैसे मन है वैसे कपड़े पहनो, आपका जैसे मन है वैसे हेयर स्टाइल रखो, कोई भी जो आपको एक टॉर्चर नहीं कर सकता। ये आर्टिकल जो है वो 20 में बता रखा है। और यही दो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 20 हो गया और आर्टिकल 21, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे। तो याद रखना, ड्यूरिंग इमरजेंसी पे टाइम पे ये कभी भी ख़त्म जो है वो नहीं होते। क्लियर है। इसका जो आंसर होएगा वो ए होएगा, राइट टू लाइवलीहुड। नेक्स्ट जो हम करते हैं इसके बारे में, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड है, ये आपने याद रखना है। नो डबल जियोपार्डी एक वर्ड है, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और ये 3 वर्ड जो हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं ये। ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में जो वो पढ़ना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग होता है और इसका क्या मीनिंग होता है और इसका क्या मीनिंग होता है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर में यही डायरेक्ट ही वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। राइट टू एजुकेशन वॉज एडिड एज द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग। तो इसका आंसर क्या है, 21A। तो हमें अभी ही पढ़ा है आर्टिकल 20 होता है और आर्टिकल 21 है, जो कि हमारी पर्सनल लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। तो आर्टिकल 21 में ही उसका एक सब पार्ट है आर्टिकल 20A, जिसमें क्या हुआ है कि जो 6 साल से लेके 14 तक, और हम कह सकते हैं कि टिल 8th क्लास तक, हर एक बच्चे का एक फंडामेंटल राइट्स है कि उसको जो है वो एजुकेशन दी जाएगी। उसकी और जो एजुकेशन है उसकी प्राइमरी लैंग्वेज में दी जाएगी। और ये जो है पहले एक, इसका मतलब क्या कि DPSP के पार्ट में आता था, बट अब जो है इसको एक फंडामेंटल राइट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 20A में। क्लियर हो रहे हैं। और साथ में मेरे को ये कमेंट में ये बताना इसका जो अमेंडमेंट था वो कौन सा था, किस अमेंडमेंट के तहत जो है वो 21A जोड़ा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, इसमें लिख रखा ही है 86th अमेंडमेंट था। तो राइट टू एजुकेशन है क्या, अंडर आर्टिकल 21A डिक्लेयर करता है कि स्टेट, हर एक स्टेट को प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑल द चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 to 14। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही सेम चीज़ है कि हर एक स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो अपने स्टेट को जो है वो एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, प्राइमरी एजुकेशन बताए, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये कब जोड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और इसका ईयर क्या था, 2002। ये आप जो है वो साइड में इंपॉर्टेंट कीज़ में ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। तो कौन सा अमेंडमेंट था, 86th अमेंडमेंट था 2002। ठीक है। अब इस अमेंडमेंट से पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रोविजन था फॉर फ्री एजुकेशन इन द पार्ट 5। अभी मैंने जो बता रखा है ना आपको कि हाँ उससे पहले ये एक DPSP का पार्ट हुआ करता था, बट अब जो है इसको एक फंडामेंटल राइट्स भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो पहले क्या था, इन द आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले जो है भाई पार्ट 4 में डिक्लेयर हुआ था, बट अब जो है इसको पार्ट 3 में डिक्लेयर कर दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हो रहा है ना अब। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अ पर्सनल राइट टू ट्रैवल अब्रोड। ठीक है, तो उसमें भी सेम पर्सनल लाइफ वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 21। क्लियर है आपको। हमने जो है वो राइट टू इक्वालिटी वाले आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसमें जो आर्टिकल जो आते हैं वो बेसिकली 19 से लेके आर्टिकल 22 तक जो है वो मेंशन होती है। अब हम एक एक सिंगल आर्टिकल जो है इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं और बाद में है जो इसके MCQs भी डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं।
आर्टिकल जो 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्शन ऑफ द 6 कंसर्निंग फ्रीडम्स। जो हमको बेसिकली ह्यूमन राइट्स को जो 6 फ्रीडम्स मिल चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट जो है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड जो है वो असेंबली, आप जो है वो इकट्ठे हो सकते हो, किसी के भी खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, बट विदाउट एनी आर्म्स, हथियार जो है वो उठा नहीं सकते, बट हम पीसफुली जो है वो प्रोटेक्ट जो है हम कर सकते हैं। थर्ड जो है यूनियन, यानी कि एसोसिएशन, आप कोई भी है वो एक यूनियन बना सकते हो, एक संगठन बना सकते हो। फोर्थ है वो है मूवमेंट। फिफ्थ रेसिडेंस, एंड जो सिक्स्थ है वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो शुरू कर सकते हो और किसी भी राज्य में आप शुरू कर सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के साथ। क्लियर है? ये जो है वो आर्टिकल 19 में मैंशनड है। नेक्स्ट आर्टिकल 20 एंड 21 एंड 21 का ए, ये तीनों आर्टिकल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछ लेता है। और ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दो आर्टिकल ऐसी हैं जब हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगती है उस केस में ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होते। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे से छीन लिए जाते हैं, बट ये दो आर्टिकल जो है वो हमेशा ही प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एक बेसिक लाइफ के बारे में वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलो, आर्टिकल 20 क्या बताता है? प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑफ 4 ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्लियर है? और बाद में जो है वो आर्टिकल 21 जोड़ा गया था, जिसमें है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब क्या है? 6 से लेके 14 ईयर्स तक हर एक चिल्ड्रंस को जो है वो प्राइमरी एजुकेशन का वो एक राइट है। ठीक है, हम उनसे जो है वो कोई भी काम जो है वो नहीं करवा सकते। आर्टिकल जो 22 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मतलब कि जो अपराधी होता है उसको जो है वो आर्टिकल 22 जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये एक लिस्ट थी। अब हम इसके साथ जो है वो उसके MCQs देख लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में MCQs पूछ रखे हैं। देखते हैं। ठीक है, देखो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ जो है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 से 30 तक है। एंड जो लास्ट राइट है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, हार्ट एंड सोल, ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल जो है वो 32 में मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट है इसके साथ का ये MCQs कि ह्यूमन ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड इन विच आर्टिकल। जो ह्यूमन की रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो किस आर्टिकल में बता रखी हैं? इसका आंसर है डी, यानी कि आर्टिकल 23 में जो है वो ह्यूमन ट्रैफिक की रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बता रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइन, एंगेज्ड एनी अदर हजार्ड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो ये अभी हमने पढ़ा है, ये आर्टिकल जो क्या किस में रिप्रेजेंट कर रखा है? आर्टिकल 24 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अगर आपसे ये पूछे कि प्राइमरी एजुकेशन वाला आर्टिकल कौन सा है? प्राइमरी एजुकेशन, तो इसकी जगह आपने जो है वो आंसर लगाना है 21 का ए पार्ट। ठीक है, जो बाद में जो वो अमेंडमेंट करके बनाया गया था, बट इसमें जो है वो पूछ रहा है कि हम उनसे काम नहीं करवा सकते, तो ये आर्टिकल जो है वो 24 मेंशन्ड है। अगर एजुकेशन की बात करें तो इसका आर्टिकल जो है वो 21 का ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस। आपके पास पूरी आज़ादी है, आप किसी भी रिलीजन को अपनाओ, ठीक है, किसी भी तरीके से जो है वो आप पूजा पाठ करो, आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? ये आर्टिकल जो है वो 25 से लेके 28 तक, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू रिलीजन। इस आर्टिकल के में जो है वो आपको रिलीजियस फ्रीडम्स के बारे में बता रखता है। तो इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? 25 से लेके आर्टिकल 28। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक क्या है?
रिलीजियस, आपको जो है वो पूरी तरह आज़ादी है, आप किसी भी रिलीजन को अपनाओ, जिस तरीके से अपनाओ, कोई आपको जो है वो सरकार की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब हम इसके बारे में ही पढ़ते हैं, आर्टिकल जो है वो क्या क्या इसमें कहता है। तो सबसे पहले जो है वो है आर्टिकल 25। इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ऑफ द फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ अ रिलीजन। तो आपको पूरी तरह जो है वो फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को अपनाने के लिए। आर्टिकल 26 में क्या मैंशनड है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि किसी भी तरीके से अपनाओ, जैसे कि हिंदू हो तो आप जो है तिलक लगा के रख लो, कोई इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। आर्टिकल 27 है वो क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, यानी कि धर्म के नाम पे जो भी पैसा इकट्ठा होगा उस पे ऊपर कभी भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, वो हमेशा टैक्स फ्री के अंडर होगा। आर्टिकल 28 क्या मेंशन करता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपको किसी भी तरीके की कोई भी बाउंडेशन जो है वो नहीं है। तो ये 3-4 आर्टिकल जो हैं वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं। अब हम इसके साथ के आर्टिकल्स देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एडमिशन एजुकेशन एंड चॉइस, यानी कि किस आर्टिकल में जो है वो ये बता रखा है जो माइनॉरिटी कास्ट है, लाइक एससी कास्ट है, बीसी है, एसटीज़ है, ठीक है, उनको पूरा का पूरा राइट्स है कि वो अपने खुद के जो हैं वो स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स वगैरह खोल सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। तो ये आर्टिकल जो है वो रिप्रेजेंट करता है 29। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। इसमें बेसिकली देखो 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक, जिसमें जो है वो माइनॉरिटीज़ को पूरा का पूरा राइट होता है कि वो अपने खुद के जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 29। अब हम आर्टिकल 29 के बारे में है थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि बेसिकली इसमें क्या क्या बता रखा है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, दिस आर्टिकल इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ग्रुप। जितनी माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको लिए ये आर्टिकल बना हुआ है। आर्टिकल 29 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया, जो कि इंडिया में रह रहे हैं, किसी भी कल्चर में लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। मतलब क्या है, अगर किसी भी जाति से, किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी धर्म से कोई पर्सन बिलोंग करता है तो उसको वो पूरा राइट है कि वो अपने एक लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। आर्टिकल 29 का 2 पार्ट क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट बी डिनाई। इस चीज़ में है जो वो स्टेट जो है आपको दखल अंदाजी वो नहीं कर सकती। इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किस पे बेस पे, रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो इसके बेस पे जो है वो आपके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आप जो है कहीं पे भी क्या ले सकते हो, एडमिशन वगैरह वो ले सकते हो, और इस चीज़ में जो है वो कभी भी स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। क्लियर है। साथ के साथ देखो अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट डाउन करते रहा करो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हु सेड द आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने ही जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करवाया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्होंने ही हमारा रेडी करवाया था। अगर पूछे बाय विच कमेटी तो याद रखना ड्राफ्टिंग कमेटी के तहत। बाय ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसमें कितने मेंबर्स थे, टोटल जो हैं वो 7 मेंबर्स थे, ये याद रखना। और इसी से ही वो एक क्वेश्चन जान के कंफ्यूजिंग के लिए पूछता है, यहाँ पे पूछा हुआ है किस आर्टिकल को जो है हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो जो है वो आर्टिकल 32 आ जाएगा। बट अगर इसकी जगह ये पूछ ले, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अपने नोटबुक में साथ के साथ ये ऐड कर लेना। अगर पूछे किस पार्ट को, याद रखना किस पार्ट को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो इसका आंसर है प्रीएम्बल को। प्रीएम्बल को याद रखना। तो प्रस्तावना जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला वाला पेज है, प्रीएम्बल को हम
सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हैं वो साथ के साथ अपना उतारते रहो। आर्टिकल पूछे तो 32 है, पार्ट पूछे तो प्रीएम्बल है। आई होप ये जो कन्फ्यूज़न है वो आपको क्लियर होगी होएगी। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। देखो हम इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के साथ हमको जो है वो 5 टाइप्स की रिट्स प्रोवाइड कर रखी हैं। 5 टाइप्स की रिट्स प्रोवाइड कर रखी हैं, जो कि हर एक इंसान के लिए, चाहे वो कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है चाहे वो कम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर रहा, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो हैं वो 2 तरीके से मैंशनड है। और एक जो रिट है वो हमको जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। एक रिट हमको जारी करती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और एक रिट जो है वो हमको जारी करती है हाई कोर्ट। याद रखना, एक रिट जो है वो हमको जारी करती है आर्टिकल हाई कोर्ट, आर्टिकल जो है वो 226 के तहत। तो याद रखना, ये हर एक बेसिक पर्सन को जो है वो एक नीड है कि उसको 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो है वो पता होना चाहिए। तो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछे तो वो आर्टिकल 32 के तहत जो हर एक पर्सन को मिली हुई है। अगर वो हाई कोर्ट का पूछे तो आर्टिकल 226 के बारे में पूछते हैं। तो इसमें बेसिकली है क्या है, ये देखो, ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं। तभी आपको जो थोड़ा सा ये अजीब वर्ड्स लिखेंगे, बट ये सारे के सारे ग्रीक वर्ड्स हैं। सबसे पहली क्या है रिट, हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मैंडमस। थर्ड रिट क्या है, प्रोहिबिशन। फोर्थ रिट क्या है, कैटियोरी। एंड लास्ट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिट है वो कौन सी है, क्यू वारंटो। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है पेपरों में। तो याद रखना, क्यू वारंटो। अब हम जो है इसके बारे में डिटेल के बारे में पढ़ते रहेंगे। हमने जो है इसकी 5 रिट्स जो है हमने पढ़ ली थी, और जिसमें जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है वो है क्यू वारंटो। ठीक है, और ये 5 रिट्स जो है वो हमको 2 तरीके से जारी होती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट वो इशू करती है वो आर्टिकल 226 के तहत। और ये याद रखना, और ये 5 रिट्स जो है वो हमको मिल रखी है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, क्यू वारंटो जो रिट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, इसके बेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है यानी कि 33। तो वो कौन सा आर्टिकल जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरों के साथ वो लिंक करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा वो आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 32 है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसके साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैग्ना कार्टा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लिएगा और अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिख लियो ना। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा, इसका आंसर क्या आएगा, पार्ट नंबर 3। याद रखना, पार्ट जो है वो 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेटिफाइड इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिसंबर 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन, जिसको हम यूएन बोल देते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1948 को हमको देखने को मिलती है। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या डे मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। तो किस डे को जो है इन्होंने डिक्लेयर किया था ऑन ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिसंबर 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि जो पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, जिसको अब हम एक कम करके कितने बन गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हुआ बन गए हैं। तो कौन सा रिमूव हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव हुआ था लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो उसके टाइम पे किसका रूल था, कौन सी सरकार थी, वो याद रखना,
मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जब 7 फंडामेंटल राइट से एक हटा के 6 फंडामेंटल राइट्स किए गए थे, मीन्स की राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव किया गया था, तो उसके टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। क्लियर है, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइंगल आर्टिकल किसको बोलते हैं? देखो 3 आर्टिकल्स होते हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं, तो इसको जो है हम गोल्डन ट्राइंगल बोल देते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो तीनों को ही हम क्या बोल देते हैं? गोल्डन ट्राइंगल फंडामेंटल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, मीन्स की आर्टिकल 14, 19 एंड 21। क्लियर है, हम 3 आर्टिकल्स को बोल देते हैं गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आप इस इमेज से भी देख सकते हो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाहर से दिखता है, और ये जो है वो गोल्डन ट्राइंगल्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। विच फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर्स? जब हमारे यहाँ पे NRI आती है तो उनको भी जो है वो सब राइट्स मिलते हैं, बट जो कुछ राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जाते, जैसे कि उनका आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड हो गया, और उसके अलावा क्या होता है, वो चीज़ें जो है वो इंडिया में नहीं चलती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते? तो याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। तो वो यहाँ पे आके जो है इनके खिलाफ जो आवाज़ नहीं उठा सकते, ना ही वो वोट डालते हैं। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि NRI डे कब मनाया जाता है, और इंडिया के सबसे जो पहले NRI थे वो कौन थे, तो ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो वो उनको जो है वो कौन सा राइट नहीं दिया जाता? तो याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देख लेते हैं फॉरेनर। तो कौन कौन से आर्टिकल्स को मतलब कि प्रोवाइड होते हैं? तो फॉरेनर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स को आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21A एंड लास्ट आर्टिकल 22। यानी कि इंडियन को तो है ही है, और साथ के साथ जो है वो फॉरेनर्स को भी ये आर्टिकल्स प्रोवाइड होते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया। वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है, जो अभी हमने डिस्कस किया है? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड लास्ट इज आर्टिकल 30। ये ओनली एंड ओनली इंडियंस को होते हैं, फॉरेनर्स को अलाउड नहीं होते, ये आप याद रखना। कई बार जैसे आजकल क्या हो गया है कि SSC का जो पैटर्न है ना वो चेंज हो गया, वो सब्जेक्टिव टाइप के ऊपर, स्टेटमेंट्स के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन उसके में आने के चांसेस होते हैं कि बताओ कि ये कौन कौन से अवेलेबल है और कौन कौन से अवेलेबल नहीं है। तो उसके केस में क्या होता है, हमको ना उस चीज़ की डेप्थ नॉलेज कंसेप्ट वाइज जो है वो हमको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट है। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी अलायंस। मतलब कि जिनके साथ जो हमारी दुश्मनी है, लाइक हम कह सकते हैं पाकिस्तान एंड चाइना, तो उनको जो है ये वाले फंडामेंटल राइट्स में से कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 6 साल से लेकर 14 साल तक, है ना। 5th प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन केस, यानी कि अपराधी के लिए भी आर्टिकल 22 जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये तो थे, दोनों को अवेलेबल होते हैं, चाहे वो इंडियन का सिटीजन है चाहे वो फॉरेनर है, बट पाकिस्तान और चाइना यानी कि एनिमी कंट्रीज़ को छोड़ के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ओनली द सिटीजन्स, जिसको इंडियन के सिटीजन्स को ही प्रोवाइडेड है, वो कौन कौन से आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, बट वो फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं है। जैसे कि देखो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये हमारे इंडियंस को ही प्रोवाइडेड है, बट फॉरेनर्स को प्रोवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं, जो आर्टिकल 16 में मैंशनड है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन को ही एप्लीकेबल है, बट फॉरेनर को एप्लीकेबल नहीं है।
नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, मतलब कि फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू मूव, राइट टू पोजेशन, ये सारे के सारे काम भी इंडियंस को हैं बट फॉरेनर्स को नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो ये फ़र्ज जो है वो इंडियंस का ही है, वो अपनी लैंग्वेज की, अपनी संस्कृति की, अपना पहरावा, अपनी सब चीज़ें जो इंडियन से बिलोंग करते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखे, ना कि ये फॉरेनर की। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये भी उनका ही राइट है कि हाँ वो अपना जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश कर लेते हैं, बट फॉरेनर्स को जो ये राइट नहीं है। ठीक है, तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस था, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमको मिलते हैं और फॉरेनर्स को नहीं मिलते। ठीक है, और ये आज का यही कंप्लीट लेक्चर था जिसमें हमने एक पॉलिटी का एक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फंडामेंटल राइट्स वो डिस्कस किया था, और उसके साथ के साथ थ्योरी के साथ साथ हमने डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए जितने भी PYQs क्वेश्चंस हैं, चाहे वो SSC है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो किसी भी स्टेट एग्जाम में है, वो हमने जो है सारे के सारे वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहना और टाइम टू टाइम जो है वो उसकी रिवीजन भी करते रहना। थैंक यू।